हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेटबीन्स। मैग्नेटबीन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटबीन्स पर हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। आज का यह जो वीडियो है, इस वीडियो का आप सभी लोगों का, मुझे भी और आप लोगों को भी, हम सभी लोगों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। सीबीएसई का सैम्पल पेपर, वो भी पॉलिटिकल साइंस का 2022-2023 का। जी हाँ, सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सैंपल पेपर ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं। इस बार 80 मार्क्स का अपना पेपर है और बहुत लिखना पड़ेगा, है ना। अब तक जो लिखने की जो आदत छूट गई थी, तो हमें इस बार जो 80 नंबर का पेपर आना है, 80 मार्क्स का पेपर आना है, 3 घंटे रहेंगे और बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे इस सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे और जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर भी आएगा वो एकदम इसी पैटर्न पे आएगा, सेम इसी पैटर्न पे आएगा, बस क्वेश्चन बदलेंगे, बाकी फॉर्मेट यही रहने वाला है। तो आपको इस सैंपल पेपर से एक अंदाजा लग जाएगा कि आपका क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पेपर कैसे आने वाला है। तो इसको आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप लोग समझिएगा और साथ ही साथ में एक मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा कि पेपर कुछ इस तरीके से आएगा, तो हम अभी से तैयारी शुरू करते हैं। ठीक, तो एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। यूजुअली हम लोग इंस्ट्रक्शंस अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर पता चलते हैं कि कितने नंबर के कहाँ पे सवाल आने वाले हैं। ठीक, पहला है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक भैया, हम लोग अटेम्प्ट करेंगे वैसे भी। सेकेंड इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चंस नंबर 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। मतलब 12 हमें एमसीक्यू आने वाले हैं, 12 क्वेश्चन हमें एमसीक्यू के फॉर्मेट में आने वाले हैं, एक एक नंबर के। ठीक है, तो ये 12 तो हमें एमसीक्यू टिक लगा के आना है इनमें। देन क्वेश्चन नंबर 13 to 18 आर 2 मार्क्स ईच। आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स ईच। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 क्वेश्चंस जो रहेंगे ना, मैं भी गिनने लग गया। देखो, ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये 2 नंबर के रहेंगे और इन्हें हमें 50 शब्द में आंसर लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 19 to 23 आर ऑफ 4 मार्क्स ईच। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। यहाँ पे जो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हमको 100 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। Then question number 24, 25 and 26, that is question number 24 to 26 are passage, cartoon and map based question. Answer accordingly. तो 3 क्वेश्चन आएंगे, एक मैप बेस्ड हो जाएगा, एक कार्टून बेस्ड हो जाएगा, एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। Then next question number 27 to 30 are of 6 marks each. Answer to these question should not exceed 170 words. There is an internal choice in 6 marks question. साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनल चॉइस है इन 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसका मतलब यह है कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाले, जो 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सभी में इंटरनल चॉइस रहेगी। या तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये वाला, और वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यूजली क्या होता है कि 6 नंबर का जब सवाल आता है और हमें अगर नहीं बनता है तो हमें लगता है सर 6 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, ईदर अटेम्प्ट दिस और दिस। क्लियर है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के बाद में 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके साथ साथ में पैसेज, कार्टून बेस्ड और मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और जो इंटरनल चॉइस है, जो और वाले जो क्वेश्चन है, वो सिर्फ हमें 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है और यहाँ पे कहीं पे भी इंटरनल चॉइस नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सवालों को शुरू करते हैं। सेक्शन ए पे आते हैं। सेक्शन ए क्या है हमारा? सेक्शन ए यहाँ पे है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये 12 क्वेश्चन हमें यहाँ पे आएंगे। The movement of Arab Spring that began in 2019 later turned into a social movement, religious movement, political movement, economic movement. ये बताओ, जो अरब स्प्रिंग जो 2009 में शुरुआत हुई थी, वो बाद में क्या टर्न हो गया था? ऑफ कोर्स वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया था। लेटर एक वो बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया था और ये एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है। सो अरब स्प्रिंग क्या बन गया था? बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया था। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉलिटिकल मूवमेंट। सवाल एनसीईआरटी में से ही आना है, आपको बस ट्विस्ट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगर एनसीईआरटी 1, 2, 3, 4 बार बहुत अच्छे से पढ़ी होगी ना, तो ऐसा कोई सा सवाल नहीं होगा जो आपको नहीं बनेगा। बस रिवीजन होना चाहिए, कम से कम एनसीईआरटी का 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना, आपको सारे सवाल बनेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोवियत लीडर हु फेस्ड अ कूप इन ईयर 1991। 1991 में कौन से सोवियत लीडर ने कूप को फेस किया था? ऑफ कोर्स मिखाइल गोरबच्चव। ईयर ध्यान करो 1991, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, उस समय कौन थे? मिखाइल गोरबच्चव थे। तो ऑटोमेटिकली टिक हम लोग बी पे कर देंगे, है ना। तो बी हो गया इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर द आसियान वे। यहाँ पे ये बताया गया वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इन चार स्टेटमेंट में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है उस पे टिक करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट की बोला है, ठीक है। पहला, रिफ्लेक्ट द लाइफस्टाइल ऑफ आसियान मेंबर। दूसरा, इट इज एन इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमॉन्ग द आसियान मेंबर। तीसरा, it is a defense policy followed by ASEAN member. Fourth, it is a philosophical principle that connect all the ASEAN member. अब मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? जो आसियान वे है वो एक तरीके से इनफॉर्मल है और कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है ना अपने मेंबर्स के बीच में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे क्या लग रहा है? सब हमें देख के लग रहा है सर ये भी तो सही हो सकता है, ये भी तो सही हो सकता है, ये भी तो, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो है ये बी वाला, एक तो ये इनफॉर्मल है और कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमंग द आसियान मेंबर है। मेरे शब्द ध्यान रखो, आसियान वे में से एक सवाल आना ही आना है। लास्ट ईयर भी आया था, उससे पहले भी आया था। ये जो आसियान वे वाला जो टॉपिक है, ये जो आसियान वे वाला है, इस पे आप मार्क करके रखिए। इस पूरे पेपर में आपसे कहीं ना कहीं आसियान वे के बारे में सवाल आएगा ही आएगा। प्लीज इस आसियान वे को बहुत ध्यान से करिएगा, इस आसियान वे को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक। बहुत सारे बच्चे को आसियान वे में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये आसियान वे है क्या? ये बेसिकली एक इनफॉर्मल और कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है अमंग द आसियान मेंबर्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेट ऑफ कंट्रीज दैट रिफ्यूज टू अडॉप्ट द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी एंड यूरोपियन करेंसी दैट इज यूरो। अब बताओ इनमें से हमें कौन सी कंट्री को चूज करना है जिसने इस ट्रीटी को और यूरोपियन करेंसी को एक तरीके से रिफ्यूज कर दिया था? तो वो कौन सी? ब्रिटेन एंड फ्रांस नहीं, डेनमार्क एंड स्वीडन। यूएस एंड यूएसएसआर तो होगा ही नहीं। कनाडा एंड स्वीडन भी क्यों होगा? तो ऑफ कोर्स जो आंसर है वो क्या होगा? वो होगा बी, दैट इज डेनमार्क एंड स्वीडन। ठीक है, ये यूएस और यूएसएसआर और ये वाला तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही आउट हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड से ही हमने इन दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। अब ये बचा और ये बचा, तो इसमें ये वाला ज्यादा सही है। ठीक है, एमसीक्यू में कई बार आपको हर आंसर नहीं पता होंगे, तो आपको क्या करना होगा? आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा। हमें क्या करना होगा? हमें एलिमिनेशन मेथड लगा के इन एमसीक्यूज को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 दिया आया असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, यहां आप लोग घूमोगे। ठीक है, असर्शन क्या है? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मींस ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। ठीक है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मींस फॉर अवॉइडिंग वायलेंस। Confidence building is a process in which countries share the ideas and information with their rivals. अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? या तो both A and R are correct, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. R is the correct explanation of A. Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A. A is true but R is false, A is false but R is true. ये जो क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें, मार्क माय वर्ड, आपको असर्शन एंड रीजन बेस्ड के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर इसके वीडियो अपलोडेड है कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आपको चाहिए कि सर आप हमें अच्छे से बता दीजिए कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको एक वीडियो इस पर बना दूंगा कि पॉलिटिकल साइंस के हम लोग असर्शन और रीजन बेस्ड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखा जाए तो ये देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से हम देखें कि जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये दोनों सही तो है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, The real challenge to Indira Gandhi came not from opposition but from within her own party. बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। नीचे आते हैं,
reason she had to deal with the syndicate, a group of powerful and influential leader from within the Congress. ये भी एकदम सही है, दोनों स्टेटमेंट सही तो है, ये फॉर श्योर है। अब दोनों स्टेटमेंट सही है तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बचे कौन से ऑप्शन? अब बचे हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब ए, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। दूसरा, both A and R are true and R is not the correct explanation of A। क्या होगा? Of course ऑप्शन नंबर A होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इंटरलिंक्ड है और इस स्टेटमेंट का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A है यहाँ पे। क्लियर? समझ में आ गया? असर्शन रीजन में घबराना नहीं, मैं करवा दूंगा आपको सॉल्व। अभी सैंपल पेपर को समझो कि पेपर कैसे आ रहा है। असर्शन एंड रीजंस के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। एमसीक्यू हम असर्शन और रीजन बेस पे हम 25-30 एमसीक्यू हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेररिज्म रिफर्स टू, बहुत इजी क्वेश्चन है। टेररिज्म मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन, अ बॉम्ब ब्लास्ट इन मार्केट प्लेस और ट्रेन एक्सेट्रा। ठीक। नेक्स्ट, सेकेंड ऑप्शन, systematic creation of atmosphere of fear in a society using brutal violence। तीसरा, an external attack by any military group। fourth, violence created by a group of people or an individual। इसका मतलब क्या होगा? अब आप बोलोगे सर फट बम धमाका हो गया उससे टेररिज्म। जी नहीं, करेक्ट अगर देखोगे एकदम जो सबसे सही होगा वो ये वाला सही लग रहा है। अगर बहुत पढ़ोगे भी ध्यान से तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे सही लग रहा है। सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन अ सोसाइटी यूजिंग अ ब्रूटल वायलेंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा बी। क्लियर? आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग आर ट्रू। नीति आयोग के बारे में कौन से स्टेटमेंट एकदम सही है उसे हमें देखना है। ठीक है। नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। नीति आयोग एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म, अभी डाउटफुल है ना, पक्का नहीं पता। नाउ नीति आयोग एक्ट एज अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिल्कुल। नीति आयोग डिसाइड मोर रोल फॉर बिगर स्टेट एंड स्मॉलर रोल फॉर स्मॉलर स्टेट, ये भी सही है। नीति आयोग टेररिज्म के अगेंस्ट थोड़ी ना काम करता है। नीति आयोग तो प्लानिंग वगैरह के अगेंस्ट, प्लानिंग वगैरह के लिए काम कर रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए कि सारे स्टेट साथ में मिलके, सेंट्रल स्टेट साथ में मिलके। ठीक है, नीति आयोग कुछ टारगेट सेट कर रहा है, टेररिज्म के अगेंस्ट थोड़ी ना काम कर रहा है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? 1, 3, 4। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पे 1, 3, 4 साथ में? इसमें 1, 2, 4 है, 3 ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चेक करें मैं सही हूं कि गलत हूं, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैं सही हूं। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द पर्सनालिटी हु ड्राफ्टेड सेकंड 5-year प्लान। कौन सी पर्सनालिटी? बहुत फेमस पर्सनालिटी है और ये थिंक, और मुझे लगता है ये चीज आपको भी पता होगा कि कौन है, क्योंकि दिखती सी बात है। पीसी महानलोबिस, जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही जवाब है, क्योंकि सेकेंड 5-year प्लान या महानलोबिस मॉडल पे बहुत सारे सवाल आते हैं, ये चीज भी आपको पता है। ठीक। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आएगा ना मजा, इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। पहला हो गया 4th सेकेंड जनरल इलेक्शन, दूसरा हो गया वीवी गिरी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन 4th जनरल इलेक्शन, देन कांग्रेस आर एंड सीपीआई अलायंस वॉन मेनी सीट इन जनरल इलेक्शन। अब हमको इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले तो सेकेंड जनरल इलेक्शन हुआ। सेकेंड जनरल इलेक्शन में कौन प्रेजेंट थे? सेकेंड जनरल इलेक्शन में प्रेजेंट थे यहाँ पे, सेकेंड जनरल इलेक्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सेकेंड जनरल इलेक्शन के बाद में वीवी गिरी क्या प्रेसिडेंट बने थे? नहीं, वीवी गिरी प्रेसिडेंट तब बने थे जब इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी 4th जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी आती हैं। ठीक है, हालांकि वो पहले ही बन जाती है, लेकिन इंदिरा गांधी के तुरंत प्राइम मिनिस्टर बने बाद कुछ समय बाद 4th जनरल इलेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट के बाद में होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर 4th जनरल इलेक्शन के बाद में क्या होता है? तुरंत वीवी गिरी क्या होते हैं? वीवी गिरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं, और तब हमें एकदम कांग्रेस में जो फूट रहती है वो फूट हमें देखने को मिलती है। तो देन यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, और सेकंड के बाद में फिर 4th, सेकंड के बाद में 4th। तो इसका जवाब कुछ क्रोनोलॉजी कुछ इस तरीके से जमेगी, 1st, 3rd, 2nd एंड 4th।
ठीक है, ये कहीं पे ऑप्शन दिया है फर्स्ट थर्ड यही दिया, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। अगर देखो इसमें से अगर सिर्फ ये दोनों भी जमा रही है तो ये तो ऑटोमेटिकली जम जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है एक्सेप्ट दिस वन, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड तो ऑप्शन नंबर ए पे मैंने टिक कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेम द जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड मिसेस इंदिरा गांधी इलेक्शन एज इनवैलिड। कौन से जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड बताया, बताओ कौन से थे। ओम प्रकाश त्रिवेदी, जगमोहन लाल सिन्हा, नारायण दत्त ओझा, कुंज बिहारी श्रीवास्तव। जगमोहन लाल सिन्हा, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है एकदम क्लियरली, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन उठ गया। ये क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए। ये इस तरीके के क्वेश्चन तो चलो और भी डिफिकल्ट होंगे, लेकिन कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनने चाहिए, इनमें आपको हारना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फाइनल हमारा एमसीक्यू का। फाइंड द ऑड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसमें हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है कि कौन सा इसमें से इमरजेंसी, कौन सा इसमें रिवॉल्यूशन इमरजेंसी, मतलब कौन सा इसमें जो चीज है वो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन ये हो रहा था, फिर इमरजेंसी लगी, रेलवे स्ट्राइक भी उस समय चल रही थी, नक्सलाइट मूवमेंट चल रहे थे, लेकिन उसका इमरजेंसी से कुछ लेना देना नहीं है, गुजरात मूवमेंट का भी लेना देना है। तो ऑड वन आउट में क्या हो गया, ऑड वन आउट में देखें तो यहाँ पे ऑड वन आउट में हो गया नक्सलाइट मूवमेंट। ठीक है, नक्सलाइट मूवमेंट यहाँ पे ऑड वन आउट में हो गया है। देखिए मैं सही हूं कि गलत हूं, चलो मेरा टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मैं जीत गया, है ना, नक्सलाइट मूवमेंट। अगले सवाल के टुवर्ड्स बढ़े। ठीक है, अब आ गया हमारे यहाँ पे जो सवाल है वो क्या हो गए, वो सेक्शन बी आ गया है। यहाँ पे हमें 2 मार्क्स के सवाल है और इनको हमें 50 शब्द के से कम के अंदर अंदर लिखना है, 40-50 40-50 ऐसा करके हम लोग आंसर लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाईलाइट एनी वन फीचर ऑफ मल्टी पोलर वर्ल्ड एज विजुअलाइज्ड बाय बोथ रशिया एंड इंडिया। कोई एक फीचर बताओ मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो कि इंडिया और रशिया दोनों देख रहे थे। तो देखो बहुत सारी चीजें तुम लोग लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐसे लिख सकते हो कि यूएन वगैरह आ गए थे, डिसीजन मेकिंग बॉडीज वगैरह, यूएन कोऑपरेशन होने लग गया था, पावर अलग अलग जगह सिचुएट हो गई थी। तो हमको कुछ ये देखने को नहीं मिल रहा था कि एक अकेली कंट्री पावरफुल है, हमें ऐसा लग रहा था इसके पास भी पावर है, इसके पास भी है, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। तो इसको तुम एक ही फीचर में, मतलब एक ही पॉइंट अच्छा बड़ा बना के लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे जो सीबीएसई ने जो आंसर की इशू किया है उसमें तो इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग पॉइंट में बांट दिया, लेकिन इन्होंने 1 फीचर मांगा है तो तुम एक ही फीचर लिखो, लेकिन उस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर देना। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग बड़ा कर देंगे, इन 3 पॉइंट का मर्जर करके एक पॉइंट कर दो, समझ गए। नाउ फीचर्स ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड विजुअलाइज्ड बाय बोथ इंडिया एंड रशिया, एक बार मैं रीड कर देता हूँ, बाकी मैंने बता दिया। कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर इन इंटरनेशनल सिस्टम टू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव response, negotiated settlement of international conflict and independent foreign policy of all countries, decision making through bodies like UN। ठीक है, तो वही यूएन वगैरह, मल्टीपोलर वर्ल्ड, पावर अलग अलग जगह सिचुएट हो चुकी थी, यूएन वगैरह बन चुके थे। तो इसको आप अपने वर्ड में एक फीचर लिख दोगे, इतना मुझे पता है, इजी क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेम द कंट्रीज इंक्लूडेड इन साउथ एशिया एंड सजेस्ट वन वे टू एनहांस पीस एंड कोऑपरेशन इन दिस रीजन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हैं ना, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे। सबसे पहले तो हमें कंट्रीज के नाम बताओ जो साउथ एशिया में है, ये हो जाएगा 1 नंबर का, और दूसरा सजेस्ट वन वे टू एनहांस पीस एंड कोऑपरेशन इन दिस रीजन, ये हो जाएगा 1 नंबर का, समझे। तो यहाँ पे हमें पहले साउथ एशिया की कंट्री बताओ, तो कौन कौन सी है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका। ठीक, अब यहाँ पे अफगानिस्तान को बॉक्स में लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि अफगानिस्तान सार्क का पार्ट है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ लोग बोलते हैं अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट है, कुछ बोलते हैं अफगानिस्तान साउथ एशिया का पार्ट है। तो इसलिए इतनी कंट्री लिखने के बाद में बॉक्स में लिख देना एज वेल एज अफगानिस्तान। ठीक है, और अफगानिस्तान में कंट्रोवर्सी हमेशा रही कि वो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, साउथ एशिया का पार्ट है, क्योंकि लेकिन उस अफगानिस्तान इज ए मेंबर ऑफ सार्क, तो हमने फिर इसे हम इसे साउथ एशिया का कहीं ना कहीं पार्ट मानने लग गए। तो इसको बॉक्स में लिख दोगे तो कोई सी भी चीज गलत नहीं होगी,
ठीक है। नाउ पीस और कॉपरेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा? तो जो साफ्टा है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, उसको और अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो यहाँ पे और अच्छे से पीस एंड कॉपरेशन होगा, ट्रेड अच्छे से बढ़ेगा, पॉलिटिकल एक्सचेंजेस और बहुत अच्छे से होंगे, कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे। तो साफ्टा का यूटिलाइज करना चाहिए अच्छे से कॉपरेशन वगैरह में। Peace and cooperation can be enhanced in this region through organization like SAARC and initiative like SAFTA in political, economic and cultural sphere। SAARC के माध्यम से cooperation बढ़ेगा और SAARC में जो free trade agreement जो है इसकी वजह से और हमें cooperation वगैरह देखने को मिलेगी। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाईलाइट एनी टू इशू दैट डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स के बारे में दो बताओ। एक तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी और मूवमेंट फॉर सेसेशन एंड अपोजिशन टू आउटसाइडर्स। बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनके लिए वो, और ऑटोनॉमी हमें मतलब कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पे ऑटोनॉमी या सेसेशनिस्ट मूवमेंट की टेंडेंसी देखते हैं, ये आपने बुक में पढ़ा भी है। ठीक है, तो ये दो इश्यूज वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। ठीक, नाउ while throwing some light on मंडल issue, give one reason for anti-मंडल protest in India। सबसे पहले while throwing some light on मंडल issue, पहले तो मंडल issue क्या है वो बताओ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना खूबसूरती से फ्रेम किया गया है, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे बच्चा सिर्फ एक रीजन दे देगा एंटी मंडल प्रोटेस्ट का, लेकिन यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है while throwing some light on मंडल issue, पहले मंडल issue के बारे में थोड़ा बताओ और फिर उसके साथ पे बताओ गिव वन रीजन फॉर एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन छुपे हैं और ये पहला वाला क्वेश्चन एकदम बहुत ज्यादा ऐसे छुपा हुआ है, तुम लोगों को दिखेगा नहीं। ऐसी जगह सीबीएसई चालाकी करता है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। प्रीवियस ईयर भी मैंने बहुत सारे लाइव सेशन लिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। हर चैप्टर को मैंने 15 मिनट तक में समझाया था, तो उस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहें। इस बार भी हम कुछ बहुत अच्छा, कुछ ऐसा ही कुछ करेंगे तो जिससे कि आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड हो जाएंगी। नाउ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, पहले हम बता देते हैं मंडल इशू क्या है, मंडल इशू पे कुछ लाइट, कुछ प्रकाश मार देते हैं एंड देन हम लोग एक रीजन बताएंगे फॉर एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन इंडिया। The National Front government decided to implement the recommendation of Mandal Commission in 1990. The recommendation was that 27% of job in central government should be reserved for other backward classes. ये था मंडल issue. Then this led to an anti-violent protest in different parts of the world. The dispute between the supporter and opponents of OBC reservation was known as Mandal issue. This issue has played an important role in shaping the politics in India since 1989. हम लोग ये बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि पूरी कंट्री में हम लोग देख रहे थे कि कुछ लोग रिजर्वेशन के फेवर में हो गए, कुछ लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हो गए, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले। साथ ही साथ ये हर पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर अच्छी खासी पॉलिटिक्स भी करी है। तो एक वो भी हमारी जो हम लोग देखें जो हमारी पॉलिटिक्स है उसका भी पार्ट बन गया था मंडल इशू। ये रहा एक पॉइंट इसका, एक नंबर इसका और एक नंबर इसका, ये 2 नंबर का आपका सवाल हो गया। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। नाउ इवैल्यूएट बैलेंस ऑफ पावर एज सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। बिल्कुल, बैलेंस ऑफ पावर सबसे ज्यादा सही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पावर इक्वली बैलेंस रहती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के पास में, है ना। ऐसा नहीं रहता अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगी और किसी एक कंट्री के पास पावर रहेगी तो डोमिनेट कर जाएगा, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर बहुत सही रहता है। पूरे वर्ल्ड में हम लोग कई बार देखें तो सही से पीस वगैरह भी मेंटेन हो जाता है। बैलेंस ऑफ पावर होना जरूरी है। गवर्नमेंट आर वेरी सेंसिटिव टू द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन देयर कंट्री एंड अदर कंट्री. They too work hard to maintain a favorable balance of power with other countries, especially with whom they have differences or those with whom they have conflict in the past. हर गवर्नमेंट बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने का कोशिश करती है। लाइक सपोज इंडिया और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट है तो हम लोग देखते हैं जितना चाइना ग्रो कर रहा है उतना हम भी करें। एक बैलेंस ऑफ पावर रहना चाहिए। जितना अगर जैसे हम लोग आर्म्स एंड एम्यूनेशन खरीद रहे हैं तो पाकिस्तान भी देखता है, उनको इंडिया से डर लगता है तो वो लोग भी कोशिश करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर हर राज्य, हर देश, और ये तो मैंने इंडिया चाइना पाकिस्तान का एग्जांपल ले लिया, जितने भी है अगर मिडिल ईस्ट में भी देखोगे तो वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं।
A good part of maintaining a balance of power is to build up one's military power, although economic and technological power are also important since they are basis for military power. Balance of power में देखा जाता है कि सब लोग military power को बढ़ाते हैं, लेकिन military power तब होगी जब economic power होगी या technological power होगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्लियर है, समझ में आ गया? आई थिंक ये वाला भी आंसर आप लोग लिख लेंगे। Now, how far did Rajiv Gandhi Longwall Accord succeed bring normalcy in Punjab? तो अब ये अकॉर्ड जो है ये पंजाब में कैसे नॉर्मल जो एकदम हम लोग देखें पंजाब में कैसे नॉर्मल सिचुएशन लेके आया या नहीं आया, वो आपको इवैल्यूएट करके बताना है कि क्या ये अकॉर्ड वाकई में पंजाब में हम लोग देखें कि नॉर्मल लाइफ के टुवर्ड्स लेके आया या नहीं आया, ठीक है। सो द पंजाब अकॉर्ड वाज अ स्टेप टुवर्ड ब्रिंगिंग नॉर्मलसी टू द पंजाब, बट द पीस डिड नॉट कम इजीली और इमीडिएटली। हम लोग देखते हैं कि इजीली वहां पे पीस स्टैब्लिश नहीं हो पाता और इमीडिएटली नहीं हो पाता है ना। हम लोग कोई भी अकॉर्ड वगैरह कुछ भी चीज हो रही तो तुरंत नहीं हो पाता है, उसे समय देना पड़ता है। एंड द साइकिल ऑफ वायलेंस कंटिन्यूड नियरली फॉर अ डिकेड। The central government had to impose a precedent rule in the state, and the normal electoral and political process was suspended. It was easy to restore political process in an atmosphere of suspicion and violence. It was not easy to restore the political process in the atmosphere of suspicion and violence. When elections were held in Punjab in 1992, only 24% of election turned out to vote. 24% of electors turn out to vote. Militancy was eventually eradicated by the security forces. Peace was returned to Punjab by the middle of 1990s. तो बेसिकली देखा जाए तो ये आपने भी पता है, चैप्टर आप लोगों ने पढ़ाई है कि इनिशियली देखें तो इनिशियली वहां पे हम लोग देखते हैं कि एकदम से पीस रिस्टोर्ड नहीं होता है, लेकिन कुछ समय पे आए बाद वहां पे पीस स्टैब्लिश हो जाता है। हमारी फोर्सेस का भी उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, तो इस चीज़ को आपको लिखना है अच्छे से। 50 शब्द के अंदर अंदर हमें चीज़ों को ख़त्म करना है, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो तो हमें आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए यही सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आप अपने शब्दों में कोई भी चीज़ कह के ख़त्म कर सकते हैं, अपने वर्ड यूज़ कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, some of the most significant responses to the challenges of environmental degradation have come from environmental movement. Justify the statement with special reference to movement against extradition of earth and against mega dam. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो चैलेंजेस वगैरह हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस के, वो हम लोग को इन्वायरमेंटल मूवमेंट एक समय पे बहुत ज़्यादा आए हैं, तो हमें इसको चीज़ को समझाना है कि जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसको हमें ये जो मेगा डैम्स को लेके जो वो जो चलते हैं, जो डैम्स वगैरह बनते हैं, जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, इसको लेके हमें यहाँ पे समझाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आजकल ये तो दिखती सी बात है भैया, अगर हम कुछ भी डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं तो अर्थ पे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच ही रहा है। डैम्स बना रहे हैं तो नुकसान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, हमें बनाना भी पड़ेगा, हम इन्हें रोक भी नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुए, क्यों हुए? बेसिकली जो मूवमेंट का जो मेन जो पर्पस जो रहता है वो डिस्प्लेसमेंट वाला। अगर तुम डैम बना रहे हो तो वहां से तुम लोगों को हटाओगे तो कहाँ तुम उन्हें उतनी जमीन दे रहे हो, कहाँ रह रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वाली भावना आ जाती है। और यूजली वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि कोई लोग वहाँ 50, 100, 200 साल से रह रहा है और अचानक से तुमने बोल दिया कि खाली करो। तो ये सारी चीज़ें, जैसे हम लोगों के यहाँ पे भी अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जैसे तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह है, ये एंटी डैम कुछ इस तरीके से मूवमेंट है। सेम अगर आप लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हुआ था, फिलीपींस वगैरह में हुआ था, जो कि अपने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, ये हम वर्ल्ड में भी देखते हैं, और इंडिया का एक एग्जांपल मैंने दे दिया। मेन रीजन जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट का। आई थिंक इसका आंसर तुम लोग लिख लोगे, इसकी हम एक एक उसमें नहीं जाते, नहीं तो बहुत सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। इसको तुम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही लोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ कॉपरेशन एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। यहाँ पे कुछ एरिया ऑफ कॉपरेशन बताओ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। एट द सेम टाइम हमें कुछ डिसएग्रीमेंट भी बताना है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो यहाँ पे पहले एरिया ऑफ कॉपरेशन देख लेते हैं कि हम लोग एरिया ऑफ कॉपरेशन में इंडिया और बांग्लादेश में कैसे, जैसे इंडिया की जो लुक की ईस्ट पॉलिसी है, तो बांग्लादेश उसमें हमारा मेजर वो है। तो लुक की ईस्ट पॉलिसी को बताओगे कि हम लोग लुक की ईस्ट पॉलिसी से सबसे पहले बांग्लादेश को देखते हैं, उसके डेवलपमेंट को देखते हैं। Cooperation on disaster management and environmental issues have always been there. Economic relation have improved
कंसिडरेबली। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, इन्वायरमेंटल इश्यूज, हमारे इकोनॉमिक टाइज, हमारा ट्रेड हमेशा बढ़ा है, तो इन सारी जगह पे हमारे कॉपरेशन है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिसएग्रीमेंट कहाँ कहाँ पे है। तो अगर डिसएग्रीमेंट को देखें तो यहाँ पे हमारा जो रिवर डिस्प्यूट है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट है, वो इंडियन गवर्नमेंट इज अनहैप्पी ओवर द डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन बाय बांग्लादेश। हमारे यहाँ जो बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं इलीगली माइग्रेट करके, और जब हम उन्हें वहाँ डिपोर्ट करते हैं तो वहाँ बांग्लादेश गवर्नमेंट उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। तो एक वो वाली चीज़ है। बांग्लादेश सपोर्ट टू एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। कुछ एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, उसको लेके जो बांग्लादेश में जो सपोर्ट है वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन वहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश गवर्नमेंट से चाहती है कि वो उन ग्रुप्स के खिलाफ कुछ कड़े एक्शन ले। वहाँ की सरकार प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन हम ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि भैया तुम कुछ कड़े मूव लो, तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ हमारे एरियाज ऑफ कॉपरेशन है और कुछ यहाँ पे क्या है, कुछ हमारे यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है। अगले क्वेश्चन की टूवर्ड्स बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज परस्यूड द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड, सपोर्ट योर आंसर विद 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्या सवाल बोल रहा है, सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, एक बार रीड करो। सवाल बेसिकली ये बता रहा है कि देखो यहाँ पे पूछा ये गया है कि आज़ाद भारत दैट इज इंडिपेंडेंट इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी एक पीसफुल वर्ल्ड को हम लोग एस्पायर करते हैं, हम लोग पीसफुल वर्ल्ड को सोचते हैं, और आपको आपका आंसर 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट के साथ में देना है। तो देखो ये बात तो सही है, इसका आंसर तो यस होगा, यस, ठीक है। यस आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट फॉर द सेम आर गिवन बिलो। हम बिल्कुल अग्री करते हैं कि एक पूरा पीसफुल वर्ल्ड रहे, और इसको लेके अब 3 आर्ग्यूमेंट देना है। तो 3 आर्ग्यूमेंट आपके सामने ये रहे। पहला आर्ग्यूमेंट, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया vigorously pursued the dream of peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing the Cold War confrontation and by contributing human resources to the UN peacekeeping operation। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जब वर्ल्ड डिवाइडेड था तो हम लोग इसमें देख रहे थे कोल्ड वार में भी हमने ना ही कैपिटलिस्ट ब्लॉक में गए, ना ही हम लोग उस कम्युनिस्ट वाले ब्लॉक में गए, हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कही, क्योंकि हम पीस चाहते थे। एक भी ब्लॉक में चल जाओ तो और अफरा तफरी। साथ ही साथ में इंडिया जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे सोल्जर्स, हमारे मैन वहाँ पे रहते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। तो हम क्या चाहते हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में अगर इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेसिकली पीस वाकई में चाहते हैं, इवन इन द रियलिटी। Now, during the Cold War, the US led North Atlantic Treaty Organization, that is NATO, and the Soviet-led Warsaw Pact came into existence. India advocated non-alignment as the ideal for foreign policy, and sometimes the balance did not appear perfect. अब भले ही बहुत बार परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने NATO भी ज्वाइन नहीं किया, वार्सो पैक्ट भी ज्वाइन नहीं किया। Now, India did not join either of the two camps during the Cold War era and wanted to keep distance from military alliance led by USA and by the Soviet Union against each other. In 1956, British attacked Egypt over the Suez Canal issue. India led the world protest against this neo-colonial invention. In the same year, USSR invade Hungary. India did not join its public condemnation. Despite such situation, by and large, India did not take an independent stand on various international issue. हम लोग बहुत बार देखते हैं कि इंडिया ने कई बार बहुत सारे इश्यूज पे तो बढ़ चढ़ के बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और कई जगह चुप भी रहा। इसलिए भी रहा क्योंकि हमें शांति चाहिए, हमें फालतू में बयानबाजी नहीं करना। और कई बार इंडिया को लगा किसी दूसरी कंट्री ने किया तो हमने पीस की बात की। हम लोग ऐसा, तुम लोग इसको और ऐसे लिखोगे, वी आर द कंट्री ऑफ महात्मा गांधी। हम लोग अहिंसा, पीस, नॉन वायलेंस, इस सब की बात करते हैं। और ये जो हमारी चीज़ें हैं इसी को हम लोग फॉरेन वर्ल्ड और इसमें भी रिफ्लेक्ट करते हैं। इवन अगर आप आज के टाइम पे भी देखो तो इंडिया एक ही चीज़ बोलता है कि बस हमें शांति चाहिए, तुम हमारी छेड़ मत लो, हम नहीं लेंगे। इवन अगर तुम लोग पाकिस्तान और इनका भी देखोगे तो इंडिया ऐसा कुछ नहीं बोलता। इंडिया बस ये बोलता तुम छेड़ मत लो, तुम क्यों लेते हो, मतलब इशू बस ये है। वो लोग करते हैं तब, वो लोग छेड़ लेते तब इंडिया पलट के जवाब देता है ना। हम लोग बहुत शांति और हम लोग एक तरीके से देखें तो
इंडिया एक तरीके से देखा जाए तो सब पूरे वर्ल्ड में हम लोग एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह माने जाते हैं कि इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेशन है। इंडिया की इमेज वर्ल्ड में इन सारी चीज़ों को लेके, पीस और इन सब को लेके बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मेंशन कर सकते हो। महात्मा गांधी को आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ एनालाइज 2 रीजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया ऑन जून 25, 1975। 2 रीजन बताओ नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के पीछे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हमें 2 ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ज्यादा रीजंस को, मतलब 3 रीजंस हम लोग देख लेंगे, लेकिन आपको कोई 2 लिखना है। Indira Gandhi election to Lok Sabha was declared invalid by Allahabad High Court. It means that she legally was no longer an MP and therefore could not remain the Prime Minister unless she was again elected as an MP within 6 months. But on June 24th, the Supreme Court granted her the Supreme Court granted her a partial stay on the High Court order till the time her appeal was decided. She could remain an MP but could not take part in the proceedings of the Lok Sabha. एक तो ये सारे रीजन चल रहे थे उनके, इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है उसे इलीगली बता देना, और वहां पे अब वो एमपी भी नहीं रह सकती हैं और प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकती। हालांकि 6 महीने का उनके पास में था समय कि 6 महीने में क्या हो सकता है, 6 महीने में अगर वो फिर से चुनाव जीत जाती हैं तो वो रह सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पार्शियल स्टे लगा दिया कि वो एमपी रह सकती है जब तक कि उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही है, जब तक कि मतलब उनका जुडिशरी में जब तक कि उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही है, लेकिन वो लोकसभा में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अपोजिशन पार्टी अंडर जयप्रकाश नारायण डिमांडेड मिसेस गांधीज रेजिग्नेशन। ये वाली भी बात है कि यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी थी वो क्या बात कर रही थी, वो बात कर रही थी इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन की। जयप्रकाश नारायण आस्क्ड आर्मी, पुलिस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय not to obey the orders of government. He called off a total revolution and became a symbol of opposition to emergency. At the same time जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने पुलिस, आर्मी सबसे बोला था कि सरकार की मत सुनो, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। तो इंदिरा गांधी को एक समय ये भी लग रहा था कि क्या लग रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे कोलैप्स हो रही है। तो एक रीजन ये भी था, साथ ही साथ में उनका एक ही इलेक्शन वाला भी था। तो ऐसे तुम लोग 2 रीजन यहाँ पे मेंशन आराम से कर दोगे। क्लियर है, 2 रीजन मेंशन कर दोगे, नंबर मिलेंगे अपने को। 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। However, in no time the Soviet Union became a bureaucratic and authoritarian, making life difficult for its citizens. Do you agree with the given statement? Give argument to prove your answer. यहाँ पे ये बताया गया कि सोवियत यूनियन एक ग्रेट पावर बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। देखा जाए तो यूएसए और यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन है, यही 2 पावर थी। लेकिन सोवियत यूनियन ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, इन द सेंस सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था वो ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन गया, और ये सिस्टम अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस पे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दीजिए। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो सोवियत यूनियन बहुत सही रास्ते पे था, लेकिन सोवियत यूनियन की कुछ अपनी इंटरनल पॉलिसीज की वजह से चीजें बिगड़ गई। The Soviet Union became a great power after the Second World War, but very soon the system became very bureaucratic and authoritarian. I do agree with the statement. Argument in the favor of statement are as follows. The Soviet economy after the Second World War was no more developed देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएसए। वही वाली बात है कि सोवियत यूनियन की जो चीज़ मैंने समझाई कि वही सबसे ज़्यादा डेवलप थी, एक यूएसए के बाद में सोवियत यूनियन, इसके बाद में सारी कंट्रीज आती थी। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग for all citizens, and government subsidized basic necessities including health, education, healthcare and other welfare schemes. The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for citizens. Lack of democracy, absence of freedom of speech, stifled people who have often expressed their dissent in jokes and cartoon. साथ ही साथ में ये सारी चीज़ें सोवियत यूनियन अपने लोगों की भलाई तो कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी, पेपर वर्क हो गया कि सिटीजन तंग आ गए। और जब लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं होती, डेमोक्रेसी नहीं होती है, आप ये कार्टून नहीं बना सकते, आप ये नहीं बोल सकते, तो लोग कुछ समय तक सहन करते हैं, लेकिन एक समय पे एकदम ऐसा होता है ना कि यार कोई आज़ादी जी नहीं है, क्या जीवन में चल रहा है, वो वाली फीलिंग आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लैक ऑफ डेमोक्रेसी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सबको देख के लोग जो हैं, लोगों के मन में सही चीजें नहीं रही और एकदम से प्रोटेस्ट हुआ। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म, द वन पार्टी
system represented by Soviet Party of Soviet Union had tight control over all institutions and was unaccountable to the people. The party refused to recognize the urge of people in 15 different republics that formed Soviet Union to manage their own affairs including the cultural affair. यहाँ पे जो सोवियत यूनियन के जो इंस्टीट्यूशन थे, मतलब जो सरकारी के जो कामकाज के तरीके थे, उनमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी, लेकिन वो नहीं हो रहे थे। यहाँ पे एकमात्र एक ही पार्टी थी और वो पार्टी लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं थी। बहुत जगह, बहुत सारे स्टेट्स में हम लोग वहाँ पे देख रहे थे कि लोग अपने कल्चरल अफेयर्स को मैनेज करना, अपनी थोड़ी थोड़ी सी बेसिक राइट्स चाह रहे थे कि अपना पॉलिटिकल अफेयर, अपनी कल्चर अफेयर हम कुछ हमारे हिसाब से मैनेज कर ले। वो सारी चीजें यहाँ पे डिनाई कर दी गई थी, तो लोगों को और गुस्सा हो गया कि एक तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी नहीं है। Although on paper Russia was only one of the 5 republics that together constituted the USSR, in reality Russia dominated everything and people from the other regions felt neglected and often suppressed. Thus we can say that indeed the Soviet Union became a great power after Second World War, but very soon the system became very bureaucratic and authoritarian. Although देखिए तो रशिया 15 अदर रिपब्लिक से जुड़ा हुआ था, लेकिन हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे जो अलग अलग जो दूसरे जो रिपब्लिक्स थे, है ना, वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि उन सिटीजन्स के पास में उतने राइट्स नहीं रह रहे थे। उन सिटीजन्स को बहुत बुरा लग रहा था कि ये जो रशिया है, मतलब ये जो रशिया की मोनोपोली है, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब उन रिपब्लिक्स को ऐसा लगता था, वहाँ के लोगों को ऐसा लगता था। तो ये सारी चीज़ों ने वहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और इसी के चलते सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। अब ये वाला पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये वाला पॉइंट सही है, ये वाले पॉइंट सही है, अगर यही लिख दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इतने में काम बन जाएगा अपना। ठीक है, अब बारी आई यहाँ पे क्वेश्चन पैसेज की, पैसेज को समझा जाए और फिर आंसर किया जाए। ठीक है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ो एंड देन वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन। आफ्टर द एंड ऑफ बायपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स in early 1990s, after the end of bipolar of world politics, जब बायपोलर वर्ल्ड एंड हुआ, जब यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया इन 1990s, इट बिकम क्लियर दैट अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर कुड लिमिट द अमेरिकाज डोमिनेट। इतना क्लियर हो गया था कि बहुत सारे अगर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बन जाते हैं तो ये अमेरिका की डोमिनेंस को कहीं ना कहीं कम कर देंगे। Thus European Union and ASEAN emerged as forces to reckon with। इसलिए यूरोपियन यूनियन, आसियान एक तरीके से अमेरिका की डोमिनेंस की, अमेरिका की जो पावर है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करने के लिए इंस्टीट्यूशन कुछ ना कुछ काम के थे। ब्रिक्स हैज आल्सो इमर्ज एज न्यू सेंटर ऑफ पावर। ब्रिक्स भी एक नया सेंटर ऑफ पावर बन गया था ऑन वर्ल्ड स्टेज। द टर्म ब्रिक्स रिफर्स टू ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स आर प्राइमरली टू कोऑपरेट एंड टू distribute mutual economic benefit among the member beside non-interference in the internal policies of each nation and mutual equality. The 11th conference of BRICS was concluded in Brazil 2019. ब्रिक्स अब वही था कि कॉपरेशन वगैरह रहे, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया और एक दूसरे के, ये जो कंट्रीज है एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर ना करें। पैसेज पढ़ लिया, पैसेज समझ लिया। अब पैसेज के क्वेश्चन को आंसर करना है। एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेम द पॉलिटिकल लीडर हु चेयर्ड द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स। अब नेम द पॉलिटिकल लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर का नाम बताओ जिसने कि 11th कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स की चेयर की थी। अब बोलोगे सर ये तो पैसेज में नहीं है, यही तो ट्विस्ट है बेटा, कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटीज थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, एडिशनल टॉपिक्स बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इसलिए ध्यान से पढ़ना होगा कि यहाँ पे बस पैसेज बोल रहे हैं, लेकिन सवाल पैसेज से रिलेटेड ही है, लेकिन उसका जवाब इस पैसेज में नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कौन है वो लीडर, बताओ। ये रहे, ठीक है, ये है लीडर जैर, ठीक है, ये है लीडर ऑप्शन नंबर बी, जैर बोल्सोनारो जो है, ये इस समय इन्होंने 11th कॉन्फ्रेंस को क्या किया था, 11th कॉन्फ्रेंस को इन्होंने चेयर किया था। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ब्रिक्स के लिए करेक्ट है, हमें उसे देखना है। BRICS was founded to promote the welfare of people of South Asia and to improve the quality of life. Next, BRICS countries respect the mutual equality. ठीक है। BRICS was established to create a free trade agreement for investment, labor and services. The headquarter of BRICS are at Kathmandu. ये भी गलत है। साउथ एशिया कहाँ गया, साउथ एशिया तो है ही नहीं, ये भी गलत है। अब ये बताओ ये दोनों में कौन सा सही है। इसका आंसर पैसेज में दिया है, ये वाला सही है। यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्रिक्स था
यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बताया गया है द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स वाज टू प्राइमरली कोऑपरेट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, तो इस वाली चीजों को यहाँ पे बताया गया, म्यूचुअल इक्वालिटी की बात की गई है, रिस्पेक्ट की गई है। फिर इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये बहुत बाद में आते हैं, लेकिन एक ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, बेसिकली सबकी एक इक्वालिटी और कॉपरेट करके चलना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का है, कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का है, तो आपको हमेशा एक कॉपरेशन वाली चीजें ध्यान रखनी है, इसका पर्पस वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मतलब 24 के थर्ड वाले क्वेश्चन पे, ब्रिक टर्न इनटू ब्रिक्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर, कौन से ईयर में? 2009 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया, तो इन द ईयर 2009। ठीक है, 2009 में साउथ अफ्रीका को वो किया गया, तो जो ब्रिक था वो ब्रिक्स बन गया। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स वाज फाउंडेड इन 2006 इन ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना। बताओ कहाँ पे? रशिया में। ठीक है, रशिया में ब्रिक्स को फाउंड मतलब 2006 में रशिया में। नेक्स्ट, इन द गिवन आउटलाइन मैप, इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ये रहा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक, 4 स्टेट हैव बीन मार्क्ड एज ABCD, 4 स्टेट को मार्क किया गया ABCD, तो ये रहा ABCD, ये रहा ABCD, 4 स्टेट को यहाँ पे मार्क किया है इन्होंने, ऐसा बोला है। ठीक भैया, ये समझ में। आइडेंटिफाई दी स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, इन स्टेट को आइडेंटिफाई करना है इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, एंड राइट देयर करेक्ट नेम इन योर आंसर बुक अलोंग द रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज्ड एंड करेक्ट अल्फाबेट एज पर द फॉर्मेट दैट फॉलोज। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पे 4 सवाल है और इन चारों सवाल के ये 4 जवाब है, मतलब ऐसे समझो एक सवाल है उसके 4 ऑप्शन है। हमें देखना है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो इसको हमें यहाँ पे मार्क करना है, 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 ये हमें देखना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। पहला स्टेटमेंट, द स्टेट where a coalition led by CPI formed the government in year 1957। एक वो स्टेट बताओ जहां पे एक कोएलिशन सरकार बनी CPI के द्वारा, तो कौन सा स्टेट हो सकता है? केरला मार्क्ड है क्या? देखो केरला पे C लिखा है, तो ये जो फर्स्ट वाला है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा, तो मैंने C पे अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे मैं C पे फर्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास में 3 बचे, A, B और D, ये 3 बचे। नेक्स्ट उस पे चलते हैं। द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अब कौन सा स्टेट हो सकता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहाँ पे स्टेट देखो तमिलनाडु है, नहीं। झारखंड वगैरह है क्या? नहीं सर, झारखंड, बिहार ये तो नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग बी वेस्ट बंगाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद थोड़ा सा ध्यान करो, तो हम लोग यहाँ पे बी पे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बी पे आ गए। देन ऐसे करके हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे और कुछ इस तरीके से आप लोग टेबल बना लेंगे ना, इस तरीके से हम लोग टेबल बना लेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो फोर्थ वाला देखिए, द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज हु स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट, और थर्ड वाला भी तो बच गया, द स्टेट रिलेटेड टू करपारी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब 2 में मान लो मुझे थर्ड वाला नहीं बन रहा, लेकिन मुझे के कामराज का ध्यान आ रहा है, तो यहाँ पे देखूंगा तो ये ऑलरेडी मार्क्ड है, ये भी ऑलरेडी है। अब के कामराज मुझे पता है कि चेन्नई से, मतलब सॉरी तमिलनाडु से, तो यहाँ पे मैंने तमिलनाडु, तो ये भी मार्क किया। बचा क्या? बचा जो थर्ड वाला जो ऑप्शन था वो ऑटोमेटिकली ये वाला हो जाएगा। क्लियर है, तो एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। सबसे पहले केरला, देन वेस्ट बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, देन यहाँ पे के कामराज का तमिलनाडु, और बिहार में क्या था? बिहार में हमने क्या सवाल था यहाँ पे? द स्टेट रिलेटेड टू करपारी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये बिहार हो गया। ये बिहार, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, मतलब झारखंड नीचे है ना, इधर यूपी है, ऐसा नहीं है, ठीक। और ये यहाँ पे केरला हो गया, तमिलनाडु, बिहार, एंड दिस इज वेस्ट बंगाल। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। मैप वाले भी हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और मैप वाले हम कब प्रैक्टिस करेंगे? जैसे जैसे पेपर नजदीक आएंगे तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मैप, कम से कम 50 मैप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इस चीज से निश्चिंत रहो। इन नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन आर फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन 25। जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए
जो क्वेश्चन नंबर 25 की बजाय ये वाले क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन हमारे काम के नहीं, लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो हर क्वेश्चन काम का है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट वाज द रीजन फॉर स्प्लिट इन कांग्रेस? तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेजर लीडर, छोटे छोटे आंसर लिखना है, अलग अलग जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहे थे। नेम द लीडर हु लेड द सिंडिकेट ग्रुप, के कामराज। Name the party that dominated first 3 general election, of course Congress. Name the leader who gave the strategy of non-congressium, किसने दी थी? तो राम मनोहर लोहिया ने दी थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस कार्टून को देखो और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पढ़ो। ड्रामेटिक अनाउंसमेंट बाय मिस्टर नेहरू, ट्रेमेंडियस चीयर अक्लेम्स न्यूज। लुक, if any toward incident occur the responsibility will entirely your। इंडियन टेरिटरी है, कुछ वार वाला दिख रहा है हमें यहाँ पे, कुछ वार वाली सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। ये कार्टून आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ही ये कार्टून है। अब इस कार्टून पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उन्हें आंसर करना है। अगेन द जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इरप्टेड इन 1960। Pandit Nehru was having talks with his counterpart in China, counterpart dash in China, which proved futile। अब यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे उस समय पे चाइना में कौन से लीडर थे, हमें वो गेस करना है। तो उस समय चाइना में माओ टीस्टंग ये जो लीडर थे, ये जो थे उस समय चाइना की भागदौड़ इनके पास में थी और इंडिया की भागदौड़ पंडित नेहरू के पास में थी। अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का कार्टून से क्या लेना देना? कार्टून से तो बेटा देखो यहाँ पे टेरिटरी हमारा चाइना वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बताया जा रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन दूसरे ही रहेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में रहेंगे, रिलेटेड इस टॉपिक से रहेंगे, लेकिन एज इट इज कार्टून देख के समझ नहीं पाओगे। Name the place in the Indian territory which was occupied by China in year 1962। कौन सी टेरिटरी है, कौन सी इंडियन टेरिटरी है जिसको कि चाइना ने 1962 में ऑक्यूपाई कर लिया था? चांगई हिल, अक्साई चिन, बलोचिस्तान, नागालैंड। तो ऑफ कोर्स अक्साई चिन है यहाँ पे। बलोचिस्तान पाकिस्तान, नागालैंड नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है, अक्साई चिन है इसका सही जवाब। डैश मतलब नेक्स्ट, ठीक है। तो डैश वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिया चाइना वार। इस समय कौन डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे यहाँ पे? कैलाश नाथ थे, वीके कृष्णन मेनन, बलदेव सिंह और जवाहरलाल नेहरू। तो वीके कृष्णन मेनन वाज द डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडिया चाइना वार, तो इसको भी आप यहाँ पे मार्क कर देंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे चीजें हैं। नेम द एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन April 29, 1964। पीस एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट। ऑफ कोर्स पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में 1954, ठीक है। ये दोनों नहीं है किसी भी हाल में, ये भी नहीं है, पंचशील एग्रीमेंट ही साइन हुआ था। ये दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो मैंने इन दो पे तो ऐसे किया कि एलिमिनेशन मेथड से तुम लोग अपना दिमाग चलाओगे। क्लियर है? नाउ यहाँ पे फॉलोइंग क्वेश्चन आर फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अगेन एक बार सॉल्व कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन जनवरी 1966 द प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री साइन द ताशकंद अग्रीमेंट विद जनरल अयूब खान, है ना, जनरल अयूब खान के साथ में साइन हुआ था। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज एट फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की? तो वो सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। देन नेक्स्ट, Which among the following statement related to Indo-China War 1962 is correct? 1962 से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैं थोड़ा फटाफट इसलिए चल रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। एक एक लाइन एक एक उसमें जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो कौन सा सही है? चाइना कुड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, सोवियत हेल्प चाइना अगेंस्ट इंडिया, द चाइनीज फोर्सेज डिड नॉट विथड्रॉ देयर ट्रूप्स बैक टू द अर्लियर पोजीशन, Soviet Union remained neutral during the conflict, ये सही है। Now, on what ground did India grant political asylum to Dalai Lama and thousands of Tibetan refugees? Choose the correct statement. Dalai Lama was known as Tibetan leader. India granted political asylum on humanitarian grounds. Dalai Lama had political influence over India. People of India supported Dalai Lama.
इंडिया ग्रांटेड पॉलिटिकल असाइलम ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के बेसिस पे हुआ था और उसकी वजह से फिर मतलब युद्ध वाली और ये बहुत सारी पीछे की कहानी आपको पता है। नाउ आ गया सेक्शन नंबर ई। यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे और में होंगे 3 क्वेश्चन यहाँ पे आना है 27, 28, 29, 30 4 क्वेश्चन आने 27, 28, 29, 30 और ये चारों क्वेश्चन क्या होंगे 6 नंबर के होंगे और ऑप्शन में होंगे। तो पहला क्वेश्चन गिव एन एनालिसिस ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो देखो कल्चरल में हम लोग क्या लिख देंगे, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ये इन सब के बारे में लिखेंगे ना, ये जो टर्म्स है कल्चरल होमोजेनाइजेशन वगैरह जो टर्म्स है, तो इनको तुम लोग एक्सप्लेन करोगे, तुम लोग देखोगे कैसे कल्चर मर्ज हो रहे हैं। साथ ही साथ तुम लोग ये वाली चीज़ भी लिख सकते हो कि मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखना है हमें, कल्चरल में भी नेगेटिव पॉजिटिव, पॉलिटिकल में भी नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे पॉलिटिकल में हम लोग सोवरेनिटी को लेके लिखेंगे कि एक स्टेट की सोवरेनिटी खतरे में आ रही है। आजकल गवर्नमेंट अपने डिसीजन लेने से पहले हमें देखना पड़ता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके हिसाब से है या नहीं है। ट्रेड कर रहे हैं तो WTO की ट्रेड की पॉलिसीज फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से लिख दोगे, प्लस अच्छा भी लिख दोगे कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने हमें और अपॉर्चुनिटीज दी है। तो तुम्हारा आंसर पूरा नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा आंसर पूरा पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस। पहले नेगेटिव लिखो फिर पॉजिटिव लिखो, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव से करना है, पहले नेगेटिव वाला पॉइंट फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव वाला पॉइंट फिर पॉजिटिव वाला पॉइंट। ठीक है, इससे एक बैलेंस रहेगा। जैसे कल्चरल में तुम लोग वो सारा लिख सकते हो, ड्रेस वगैरह का लिख सकते हो, या जैसे तुम्हारी बुक में एग्जांपल दिया है कि डोसा खाने जाओ या बर्गर खाने जाओ, तो ऑफ कोर्स दिखती सी बात है कि बर्गर इंसान खाएगा कंपेरेबल डोसा। तो ये सारे चीज तुम लोग लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस आंसर के मैं रीड करने में नहीं जाऊं, इस आंसर को अगर रीड नहीं करे तो चलेगा, ये वाला आंसर तुम लोग लिख लोगे, मुझे इतना पता है। तो अगर मैं रीड करूंगा तो वही वाली चीज हो जाएगी कि मतलब कि सर बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। रीजंस बताओ कि जहां हम ग्लोबलाइजेशन को हम पर्टिकुलरली मतलब सही नहीं है, हम ग्लोबलाइजेशन हमें सही नहीं लग रहा। ये हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन में अमीर अमीर होते जा रहा, गरीब गरीब होते जा रहा। अगेन तुम्हारी बुक में लिखा है ना कि जो कंट्रीज डेवलप्ड है वो और ज़्यादा डेवलप होती जा रही है, लेकिन जो अंडर डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग वर्ल्ड है उनमें गैप और डेवलप वर्ल्ड का गैप हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट को एकदम वीक कर दिया है, जो स्टेट जो गवर्नमेंट की पावर है उसको वीक कर दिया है। लोग इतनी वेलफेयर स्कीम्स नहीं दे पा रहे हैं। और जो आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर से कहीं ना कहीं क्या है, आत्मनिर्भर के अगेंस्ट है, क्योंकि हम लोग दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव वाली चीजें तो नेगेटिव वाली चीज तुम लोग यहाँ पे लिख दोगे, ये वाली चीज तुम लोग कर दोगे। 3 पूछा है तो 3 लिखना, 6 नंबर का है, तुम तीनों पॉइंट को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, बड़ा बड़ा करके उनको एक्सप्लेन कर देना। क्लियर है, समझ में आ गया, ये वाली चीज क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन में 6 नंबर पे रीड करने लग गया, जिस क्वेश्चन पे रीड करना होगा वो मैं रीड कर दूंगा, बाकी कुछ क्वेश्चन इजी है तो इनको फटाफट कर लेंगे। नाउ इन द चेंजिंग वर्ल्ड अ स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल, हाईलाइट द नेसेसरी रिफॉर्म फॉर एम्पावर्ड यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो अगर हम लोग चेंजिंग वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी में बात कर रहे हैं, तो यूएन के रिफॉर्म्स की बात की जाती है कि यूएन में रिफॉर्म्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप हाईलाइट करो, ठीक है, आप हाईलाइट करो, क्या हाईलाइट करो कि कौन कौन से रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो पहला कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए। ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये 5 कंट्रीज कब तक अपनी मोनोपोली बना पाएगी। इन 5 कंट्रीज से के अलावा इंडिया जैसी कंट्री, हम लोगों को भी वहाँ पे एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, तो एक पॉइंट वो हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोगों को देखना है कि इनका जो और भी जैसे रिफॉर्म्स इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो इनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है उनमें भी ज़रूरत है। सिक्योरिटी काउंसिल तो है ही है, उसमें भी रिफॉर्म की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे जो बजट वगैरह है उसको लेके लिख सकते हो तुम लोग। और जो यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमैनिटेरियन रोल है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के अकाउंट पे बहुत सारी कंट्रीज बहुत ज़्यादा बोलती है कि भैया तुम हमारी कंट्री पे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पे तुम इंटरवीन कर रहे हो, वो हमारी सोवरेनिटी को खतरा है। ये सारी चीज़ों में यहाँ पे रिफॉर्म की आवश्यकता है।
ठीक है, ये वाली चीज भी तुम लोग कर लोगे। आप बोलोगे सर 6 नंबर में आप इतना भगा दे रहे हो है ना, और इतना टाइम आपने 4 नंबर में लिया। 6 नंबर में भगा बेटा इसलिए रहा हूं, 6 नंबर के आंसर पढ़ूंगा तो 1 घंटा हो जाएगा, तुम लोग सो जाओगे। तो मैं एक मोटी मोटी हाईलाइट दे रहा हूं तुमको कैसे लिखना है। बाकी सिलेबस तुम पढ़ोगे तो ही तुमको आंसर बनेगा। क्वेश्चन पढ़ के और मैं आंसर पढ़ दूं तो पेपर में जरूरी नहीं यही सवाल आएगा, पेपर में दूसरा आएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो क्वेश्चन पढ़ के उसमें क्या क्या लिख सकता हूं वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। नेक्स्ट है एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगेन वही यूएन वाला। What according to your opinion is the major difference in the privilege given to its permanent and non-permanent member? एक तो इसका कंपोजिशन बढ़ाने की जरूरत है। परमानेंट मेंबर की तो दिखती सी बात है, वो कहीं पे भी वीटो कर देते हैं, एब्स्टेन कर देते हैं, लेकिन हमारा कोई जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनकी सुनी नहीं जाती है। परमानेंट मेंबर के ही तो वोट काउंट होते हैं, हमारे वोट तो मायने ही नहीं रखते। और साथ ही साथ में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को हमें एक्सपांड करने की जरूरत है। हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। 21वीं सदी में ब्राजील, इंडिया, अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन यूएन में हम लोग देख रहे हैं तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कहाँ रिप्रेजेंटेशन है? इंडिया एक राइजिंग सुपर पावर है तो हमारी भी सीट होनी चाहिए। तो ये तमाम तरीके की चीजें है यहाँ पे, ठीक है। Now enlist the main consideration for bringing the princely state with the Indian Union. Name the leader who played the historical role in this direction, who has this contribution. ठीक है, तो यहाँ पे वही कि पार्टीशन जब इंडिया का हुआ था तो ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट को चॉइस दी थी। क्या चॉइस दी थी कि या तो इंडिया को ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले या फिर अपने आप में राज्य बन के रहे। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि प्रिंसली स्टेट्स को हम लोग मर्ज करें। प्रिंसली स्टेट को हम लोग मर्ज करें तो प्रिंसली स्टेट को हम लोग इंडियन यूनियन का हम लोग पार्ट बनाए। साथ ही साथ में हमारी गवर्नमेंट ने उनसे बहुत सारे वादे भी किए थे कि हम तुमको क्या देंगे, हम तुमको एक तरीके से पेंशन वगैरह दिया करेंगे महीने की। देखो अब उस समय इंडिया की अखंडता प्रभुता पे बात थी तो साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़े क्योंकि उन प्रिंसली स्टेट को इंडिया से मर्ज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम इंडिया को ऐसे स्कैटर्ड चाहते हैं क्या? नहीं चाहते ना, मैं वो वाला चाहते हैं। तो वो वाली चीजें यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे कौन से लीडर थे उस समय? तो उस समय जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका एक हिस्टोरिकल रोल है। ये सभी प्रिंसली स्टेट के पास में जाते हैं, ये सभी प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा इन सब से पीसफुली और डिप्लोमेटिकली नेगोशिएट करते हैं और सभी को कोशिश करते हैं कि इंडियन यूनियन का पार्ट बनाए और बहुत हद तक ये सक्सेसफुल भी होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ डिस्कस द 3 रीजन फॉर सेटिंग अप स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन आफ्टर फॉर इट्स इंडिपेंडेंस। क्या रीजन था? तो वो सारा तुम लोग लिख दोगे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे स्टेट्स को अलग करना, मतलब अलग अलग उनका बेटर गवर्नेंस के लिए करना, ये सारी चीजें, ठीक है। थिंग्स चेंज आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन। आवर लीडर्स फेल्ट दैट carving out state on the basis of language might lead to disruption and disintegration. So the central leadership decided to postpone the matter for reorganization of the state. This decision of national leadership was challenged by the local leaders and people. Protests began in Telugu-speaking areas of Old Madras province, which include present-day Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. This come to be known as Vishal Andhra movement. This movement demanded Telugu-speaking areas should be separated from Madras province, of which they were a part, and made to a separate Andhra province. Very soon this movement gathered momentum. Congress leader and veteran Gandhian died after 56 days of infinite fast. People in large number to the streets and violent outbursts in Andhra region. Finally, the Prime Minister announced the formation of आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। अब लिंग्विस्टिक स्टेट पे लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स को बांटना, तो ये पहले सोचा था ऐसा नहीं होना, लेकिन हम लोग देखने लग गए मद्रास और आंध्र में तेलुगु स्पीकिंग जो लोग हैं इनमें अच्छा खासा प्रोटेस्ट देखने को मिल गया। इनको अपना अलग स्टेट चाहिए था। इसमें 56 डे का इनफाइनाइट फास्ट में कांग्रेस लीडर की डेथ भी हो जाती है एंड देन फाइनली प्राइम मिनिस्टर अग्री कर जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेट्स को कैसे डिवाइड करना है ताकि उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छे से हो, ठीक है। अगर अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स है तो वहाँ पे काम अच्छे से हो रहा है ना। आज के तारीख में ऐसा देखो कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र को अलग, तो वहाँ पे अच्छा एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, मध्य प्रदेश का अलग है। लेकिन हिस्टोरिकल कैसे होता था? आज के टाइम पे तो गवर्नेंस के नाम से होता है, लेकिन उस समय कैसे हो रहा था? लैंग्वेज के नाम से हो रहा था, कैसे हो रहा था? तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। नाउ coalition government proved to be a boon for democracy in India. Support this statement with 3 relevant argument. जो coalition government है
वो एक तरीके से बून का काम कर रही है, आप वो बताओ, मतलब एक अच्छा काम कर रही है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट 1967 जनरल इलेक्शन में पहली बार हमें देखने को मिली थी। फिर उसके बाद से हम लोग 1991 के बाद से तो देख रहे हैं कि लगातार कोएलिशन गवर्नमेंट हमें देखने को मिली है। फ्रॉम 1990s टू 2014 हमें यहाँ तक कोएलिशन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। 2014 से लेके टिल प्रेजेंट हमें क्या देखने को मिल रहा है? टिल प्रेजेंट हम एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट को देख रहे हैं। अब इनके देखो बहुत सारे फायदे नुकसान दोनों थे। यहाँ पे ये था कि हमेशा एक पार्टी का डोमिनेंस रहता है, तो वो बोलते हैं ना, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। लेकिन यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी आने लग गई। एक अकेली पार्टी का राज रह रहा था तो उसमें भी दीमक लग जाती है। स्टेट जो पार्टी अगर रीजनल पार्टी है वो अगर सेंटर में आ रही है तो स्टेट की एस्पिरेशन, स्टेट के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। साथ ही साथ में पावर का चेक बहुत अच्छे से हो पा रहा है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी अपने दमखम पर डिसीजन नहीं ले सकती, सबका साथ चाहिए होगा कोई भी डिसीजन लेना होगा। तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं बेटर वे में अच्छे से एक्सरसाइज हो रही थी। क्लियर है? नाउ एनालाइज 3 मेजर डेवलपमेंट टुवर्ड द एंड ऑफ 1980s दैट मेड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। 1990s के बाद में 3 मेजर डेवलपमेंट बताओ जिसको कि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है इवन आज की पॉलिटिक्स में। एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, हम लोग पहले देख रहे थे कांग्रेस सिस्टम चल रहा था, लेकिन आज की तारीख में एक एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। पहले सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस देखने को मिल रही थी, आज कांग्रेस है लेकिन दूसरी भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी। तो आज हम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी देख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है। मंडल इशू उस समय हमें देखने को मिला था, 27% रिजर्वेशन, वो भी आज तक पॉलिटिक्स में उसका इम्पैक्ट है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में इंट्रोड्यूस किए गए, उसका भी इंपैक्ट है। फिर यहाँ पे असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, ठीक है, ये वाली चीज भी हो सकती है। इसके बाद में तुम लोग कोएलिशन पॉलिटिक्स लिख सकते हो, अयोध्या डिस्प्यूट है। तो बहुत सारे, कोई भी 3, यहाँ पे क्या मांगा है? 3 मांगे, तो 3 आपको मेजर डेवलपमेंट लिखना है जो कि आज की भी पॉलिटिक्स में उनका इम्पैक्ट है और उनको तुम लोग एक्सप्लेन कर दोगे। लास्ट वाला चैप्टर है हमारी बुक का, तो आई थिंक ये भी आपको बन जाएगा। इसी के साथ में हमारा सैंपल पेपर यहाँ पे होता है समाप्त। आई होप, देखो सैंपल पेपर क्यों सीबीएसई ने इशू किया उसका भी एक बेसिक पर्पस समझो। सैंपल पेपर बेसिकली इशू करने का पर्पस ये होता है सीबीएसई का कि क्वेश्चन कैसे आने वाले। अब क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएंगे, हमें इसी बेसिस पे अपनी तैयारी करना है, लिखने की तैयारी बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है, और इसी बेसिस पे सारी चीज़ें होंगी। क्लियर है? आई थिंक सैंपल पेपर समझ में आ गया है, चिंता नहीं करना है। मैग्नेट ब्रेन्स है साथ में, हम लोग बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स साथ में, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अब बहुत बार देखो क्या होता है, आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलता है, तो आप लोग बोलते हो सर वीडियो नहीं मिल रहा है, YouTube पे वीडियो नहीं दिख रहे हैं। तो एक काम करो, गूगल पे चल जाओ, गूगल पे magnetbrains.com करके सर्च करोगे तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। अब आलसी बच्चे हो, सर गूगल पे कौन जाएगा, कौन इतना टाइप करेगा, तो एक काम करो, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप कुछ इस फॉर्मेट में होगा और आप ऐप के माध्यम से भी सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स से अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है, कोई भी पढ़ाई करनी है, तो कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत है। एकदम 100% फ्री एजुकेशन मिलेगी, दैट टू विद द हाई क्वालिटी एजुकेशन। और मैग्नेट ब्रेन्स पर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स पर इतने सारे कोर्सेज हैं और वो सारे के सारे एकदम फ्री है। आपकी CUET की तैयारी हो गई, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स पर होती है, एकदम 100% फ्री। CBSE इंग्लिश हिंदी मीडियम है और ये तमाम तरीके के कोर्सेज हैं। साथ ही साथ आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करना ही करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन, भाई बहनों को बताना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कुछ सैंपल पेपर्स या नए कुछ क्वेश्चन पेपर्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।